हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्टडी पॉइंट विथ LPMS में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, अर्थशास्त्र के स्वरूप एवं क्षेत्र का विवेचना हम करेंगे। ठीक है, इस पे प्रकाश डालेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है, हम इसके बारे में देखते हैं। और इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला है, ये भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। पहले देखते हैं अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है। पहली, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। दूसरा, अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या होगा, नेचर क्या होगा। अर्थशास्त्र के स्वभाव के लिए निम्न बातों पर विचार किया जाता है। क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान है, अथवा दोनों। क्या अर्थशास्त्र कला भी है या अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। तो पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं उनकी विषय सामग्री पर प्रकाश डालती है। इन परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री निम्नवत है। एक में अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ ने, JB से बाकर आदि ने धन को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु माना है। उनकी दृष्टि में अर्थशास्त्र धन प्राप्त करने एवं उसे व्यय करने के संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है। नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों मार्शल, पिंगो आदि ने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का शास्त्र माना है। उन्होंने साधन धन को महत्व न देकर साध्य मानव के कल्याण को महत्व दिया। उनकी दृष्टि में अर्थशास्त्र उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है जो मनुष्य के भौतिक कल्याण से संबंधित है। तीसरा, अर्थशास्त्र सीमितता का शास्त्र है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों रॉबिन्स, मिल्टन, फ्रीडमैन, स्टिग्लर आदि ने अर्थशास्त्र को सीमितता का शास्त्र माना है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र का मानव कल्याण से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अर्थशास्त्र को चुनाव के विज्ञान की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि आवश्यकताएं अनंत होती है। इन आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। साधन सीमित होते हैं, अतः अधिकतम संतुष्टि के लिए आवश्यकताओं का चुनाव करना पड़ता है। साधनों की सीमितता के कारण ही आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी, नव परंपरावादी और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में व्यापक भिन्नता होते हुए भी सभी अर्थशास्त्री यह अवश्य मानते हैं कि अर्थशास्त्र मानव दुर्व्यवहार का अध्ययन है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 5 उपविभागों में बांटा है। पहला है उपभोग। दूसरा उत्पादन। तीसरा विनिमय, ठीक है, एक्सचेंज। चौथा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तथा पांचवा राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। प्रथम 4 आर्थिक क्रियाओं उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। इसी प्रकार की विषय सामग्री को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। और जब आर्थिक क्रिया के चारों भागों का संबंध संपूर्ण अर्थशास्त्र से होता है तो इस प्रकार की विषय सामग्री को संश्लिष्ट या व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र देश में रोजगार, कुल आय तथा समस्त देश के आर्थिक विकास अर्थात सम्मिश्र या व्यापक अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय सामग्री मानते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र की समस्त विषय सामग्री को अग्र शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थशास्त्र सीमित साधनों के आवंटन या वितरण का तथा रोजगार, आय और आर्थिक विकास
को निर्धारित करने वाले तत्वों का अध्ययन करता है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र में मानव तथा मानव व्यवहार के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, वह उनकी संतुष्टि उपभोग चाहता है। इस हेतु मनुष्य क्रियाएं करके धन उत्पादन करता है। यदि धन उत्पादन बड़े पैमाने पर कुछ लोगों से मिलकर किया है तो उत्पत्ति के पश्चात उत्पादन का आपस में वितरण करते हैं और वांछनीय वस्तु में विनिमय करके उपभोग कर लेते हैं। इस प्रकार आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और नई आवश्यकता का उदय हो जाता है। अतः अर्थशास्त्र का प्रारंभ तथा अंत मानव ही है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र का स्वभाव। किसी भी विषय के स्वभाव से आश्चर्य यह होता है कि वह विषय विज्ञान है या कला है या दोनों। यदि विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है या दोनों है। अतः अर्थशास्त्र का स्वभाव जानने से पूर्व हमें कला तथा विज्ञान का अर्थ समझना होगा। विज्ञान ज्ञान का एक क्रमबद्ध तथा व्यक्तिगत भंडार है जो कारण तथा परिणाम के पारंपरिक संबंध को बताता है। विज्ञान का आश्चर्य ज्ञान अर्थात तथ्यों के समूह से होता है, पर तथ्यों के समूह मात्र को विज्ञान नहीं कह सकते। तथ्यों का समूह जिसके बीच कारण कार्य का संबंध होता है विज्ञान कहलाता है। पोइकेयर के अनुसार विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार निर्मित होता है जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है, किंतु तथ्यों का संग्रह मात्र भी उसी प्रकार से विज्ञान नहीं है जिस प्रकार की पत्थरों का ढेर मकान नहीं है। विज्ञान के प्रकार। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक विज्ञान तथा दूसरा आदर्श विज्ञान। पहला देखते हैं वास्तविक विज्ञान का अर्थ। वास्तविक विज्ञान तथ्यों का वास्तविक रूप से अध्ययन करते हैं, उनके बीच कारण कार्य से के संबंध में स्थापित करता है। यह क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए और का नहीं, अर्थात तथ्यों को अच्छाई या बुराई के बारे में कोई निर्णय नहीं देता। पुनः वास्तविक विज्ञान के निष्कर्षों में मतभेद होने पर तर्क या प्रयोग का सहारा लेकर उन्हें दूर किया जा सकता है, क्योंकि यह निष्कर्ष वास्तविक के बारे में होता है। अब देखते हैं दूसरा आदर्श विज्ञान का अर्थ। आदर्श विज्ञान क्या है के स्थान पर क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है, तथ्यों की अच्छाई या बुराई पर भी प्रकाश डालता है। आदर्श विज्ञान के निष्कर्षों में मतभेद होने पर तर्क का सहारा लेकर उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भावनाओं पर निर्भर करते हैं। कला का अर्थ इस प्रकार, यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला क्रिया है। उदाहरण चित्रकला व्यवस्थित ज्ञान है तथा उनके अनुसार चित्र बनाना कला है। वास्तविक विज्ञान क्या है का अध्ययन करता है। आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए पर प्रकाश डालता है। कला क्या होना चाहिए अर्थात को प्राप्त करने के नियमों को बताती है, अतः यह एक पुल का कार्य करती है। क्रिंस के अनुसार कला एक दिए हुए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। कोशा के अनुसार विज्ञान का संबंध जानने से है, किंतु कला का संबंध करने से है। अब देखते हैं क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क। आर्थिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन। अर्थशास्त्र के आर्थिक तथ्यों का आलोचक एकत्र वर्गीकरण तथा विश्लेषण क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, तत्पश्चात निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दूसरा नियमों का निर्माण। अर्थशास्त्र में अन्य विज्ञानों की भांति नियमों का निर्माण होता है। उदाहरणतः उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम आदि। इन नियमों के कारण तथा कार्य से संबंध की व्याख्या की जाती है। जैसे मांग का नियम बताता है कि मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य के बढ़ने पर मांग घट जाती है। यह मूल्य में परिवर्तन कारण है तथा मांग में परिवर्तन कार्य अर्थात है। तीसरा, कुछ आर्थिक नियम सार्वभौमिक होते हैं। विज्ञान के नियमों की भांति कुछ आर्थिक नियम सब स्थानों व समस्याओं पर सत्य रहते हैं।
जैसे उपयोगिता ह्रास नियम। 4 में मुद्रा का पैमाना, विज्ञान के पास मापने हेतु पैमाना आवश्यक है। अर्थशास्त्र में मुद्रा पैमाने का कार्य करती है। 5 में गणित का प्रयोग, आधुनिक समय में अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग बढ़ जाने के आर्थिक भविष्यवाणी करने की शक्ति बढ़ गई है। अर्थमित के अर्थशास्त्र के अंग के रूप में विकसित हो जाने से इस तथ्य को और बल मिलता है। अर्थशास्त्र को विज्ञान न मानने के पक्ष में तर्क। पहला, अत्यधिक मत विभिन्नता। अर्थशास्त्रियों में अत्यधिक मत भेद पाए जाते हैं, अतः इसको विज्ञान कहना अनुचित है। परंपरा विभिन्नता का कारण यह है कि अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है जिसको तेजी से विकास हो रहा है, अतः मतभेद होना स्वाभाविक ही है। दूसरा, मानव व्यवहार तथा आर्थिक घटनाओं के संबंध में निश्चय भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अर्थशास्त्र में जो भविष्यवाणी की जाती है या नियम बनाए जाते हैं वे प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की भांति निश्चय नहीं होते, अतः अर्थशास्त्र को विज्ञान कहना अनुचित है। पर आर्थिक नियमों तथा भविष्यवाणियों में निश्चितता का न होना ये विज्ञान है। ठीक है, 3 कारणों से होता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मानव व्यवहार को जो इच्छाओं तथा भावनाओं से प्रभावित होकर बदलता रहता है। आर्थिक तथ्य अत्यधिक जटिल होते हैं जिनका विश्लेषण अत्यंत कठिन होता है। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति यहाँ नियंत्रित प्रयोग नहीं हो पाते हैं। कुछ प्राकृतिक विज्ञान जैसे मौसम विज्ञान की भविष्यवाणियाँ भी सदैव ही ठीक नहीं उतरती, अतः अर्थशास्त्र को इस आधार पर विज्ञान न मानना अनुचित होगा। अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के संबंध में निष्कर्ष। हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र को विज्ञान न मानने के पक्ष में दिए गए तर्क तोहफे तथा मिथ्यता का अंत अर्थशास्त्र विज्ञान है। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। पॉजिटिव साइंस के रूप में अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में निम्न तर्क दिए गए हैं। पहला, अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक नींव मजबूत होगी। दूसरा, अर्थशास्त्र का विकास तेजी से होगा। तीसरा, अर्थशास्त्री को गलत समझने जाने की संभावना नहीं रहेगी। चौथा, अच्छा श्रम विभाजन हो सकेगा। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस के रूप में है। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानने के पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। पहला, मनुष्य तार्किक होने के साथ साथ भावुक भी होता है। दूसरा, अर्थशास्त्र पर भी भावनाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है क्योंकि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, निर्जीव वस्तुओं का नहीं। तीसरा, अच्छा श्रम विभाजन होने का तर्क गलत है। चौथा, अर्थशास्त्र सामाजिक प्रगति का एक यंत्र है। पाँचवा, आर्थिक नियोजन का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आदर्शात्मक पहलू आर्थिक नियोजन का आधार होता है, अतः अर्थशास्त्र में आदर्शात्मक पहलू का अध्ययन करना अपरिहार्य है। अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान या आदर्श विज्ञान के होने संबंध में निष्कर्ष। अर्थशास्त्र इस प्रश्न पर एक मत आज भी नहीं है। इस विषय में 2 विचारधाराएं प्रचलित है। प्रथम विचारधारा है, कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। इनमें निम्न प्रमुख हैं। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। अर्थशास्त्र नीति शास्त्र से कोसों दूर रहता है। अर्थशास्त्र का काम अनुसंधान एवं व्याख्या करता है, न कि समर्थक या निंदा करता है। अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जिससे हो, पर उसका संबंध भौतिक कल्याण के कारणों से नहीं है। अर्थशास्त्र केवल साधनों का अध्ययन करता है, साध्यों का अध्ययन उनकी सीमा से बाहर है। बोल्डिंग के अनुसार अर्थशास्त्र चुनावों का अध्ययन करता है, उसका मूल्यांकन नहीं करता। सीनियर के अनुसार अर्थशास्त्रियों का कार्य किसी कार्य को करने अथवा न करने के उपदेश देना नहीं है, वरन केवल सामान्य तथ्यों की विवेचना करना है।
जेबीसे के अनुसार जनता के प्रति हमारा कर्तव्य केवल यह बता देना है कि अमुक घटना किस अन्य घटना का परिणाम है, परंतु परामर्श के रूप में एक शब्द भी कहना हमारे कार्यक्षेत्र बाहर है। द्वितीय, कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी मानते हैं। इसमें निम्न प्रमुख है। हार्ट के अनुसार अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र के पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता। फ्रेजर के अनुसार अर्थशास्त्र केवल मूल्य सिद्धांत अथवा संतुलन विशेषण ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। वुल्फ के अनुसार गैर मनोवैज्ञानिक अर्थशास्त्र को हैमलेट के उस नाटक की भांति होगा जिसमें हैमलेट की कोई भूमिका ही नहीं है। श्रीमती बारंबरा बुट्टन के अनुसार अर्थशास्त्रियों के लिए यह बहुत कठिन है कि वे अपने वाद विवाद को आदर्श महत्व वाले पहलुओं से अलग बनाए रख सकें। क्या अर्थशास्त्र एक कला है? अब इसको देखते हैं। अर्थशास्त्र के कला न होने के पक्ष में तर्क। शुम्पीटर, शिनियर, वालरस आदि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला नहीं मानते हैं। वे इस संबंध में निम्न तर्क देते हैं। पहला, वैज्ञानिक स्वभाव से वंचित होने का भय। अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसका कार्य केवल खोज तथा व्याख्या करना है, न कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों तथा नीतियों का निर्माण करना। यदि अर्थशास्त्री नीति निर्माण में सहयोग देते हैं तो अर्थशास्त्र अपने वैज्ञानिक स्वरूप से वंचित हो जाते हैं। दो में अधिकांश समस्याएं केवल आर्थिक नहीं होती। आर्थिक समस्याएं के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक पहलू भी होते हैं, अतः इन्हें समाधान के लिए नीति निर्माण का कार्य अकेले धर्मशास्त्र नहीं कर सकता। अर्थशास्त्र के कला होने पक्ष में तर्क। एडम स्मिथ, क्रीन्स, मार्शल, पिंगू आदि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला मानते हैं। वे इस संबंध में निम्न तर्क देते हैं। अर्थशास्त्र को कला मानने से उनके वैज्ञानिक स्वरूप को कोई क्षति नहीं पहुंचती। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अतः अर्थशास्त्री का कर्तव्य हो जाता है कि तथ्यों की खोज करके साथ साथ समस्याओं के हल के नियमों का निर्माण भी करे। पुनः अर्थशास्त्र को कला मान लेने से इनके वैज्ञानिक स्वरूप पर तनिक भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोशा के अनुसार विज्ञान को कला तथा कला को विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मान सकते हैं। अनेक समस्याएं केवल आर्थिक होती हैं। कुछ समस्याएं जैसे कि बैंक दर, विदेशी विनिमय दर आदि विशुद्ध आर्थिक होते हैं। इनके समाधान के लिए अर्थशास्त्री को ही नियमों का निर्माण करना होगा। तीसरा, व्यवहारिक अर्थशास्त्र का बढ़ता हुआ महत्व। युवा पीढ़ी के अर्थशास्त्री अब अपना ध्यान आधिकारिक व्यवहारिक अर्थशास्त्र पर केंद्रित कर रहे हैं, साथ ही समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करते हैं। इसे अर्थशास्त्र का कला पक्ष मजबूत होता है। चौथा, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में उद्देश्यों को पहले निर्धारित कर लिया जाता है। उनकी प्राप्ति के लिए अर्थशास्त्र भी नियम तथा नीतियों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण, यदि नियोजन का लक्ष्य जीवन स्तर को ऊंचा करना है तो अर्थशास्त्री बताएगा कि जीवन स्तर किस प्रकार ऊंचा हो सकेगा। अर्थशास्त्र के कला होने के संबंध में निष्कर्ष। अर्थशास्त्र के कला होने के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं मिथ्या है। अर्थशास्त्र वास्तव में कला है जो आर्थिक समस्याओं के हल के लिए नीति निर्माण करता है। पिंगू का निम्न कथन इस धारणा का समर्थन करता है। पिंगू के अनुसार हमारी मनोदशा एक दार्शनिक जैसी नहीं होती, अर्थात हम ज्ञान का खोज केवल ज्ञान के लिए नहीं करते, बल्कि हमारी मनोवृत्ति एक डॉक्टर जैसी होती है जो ज्ञान का प्रयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए करता है। अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं। किक्स के अनुसार कला एक दिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। कला द्वारा मानव का मार्गदर्शन दिया जाता है। वस्तुतः यह हमारी समस्याओं का विश्लेषण ही नहीं वरन उनको सुलझाने में भी हमारी सहायता करती है। कहा जा सकता है कि यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला
क्रिया है। प्रोफेसर कोशा के शब्दों में विज्ञान हमें सैद्धांतिक ज्ञान की शिक्षा देता है, जबकि कला हमें व्यवहारिक क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करता है। संक्षेप में विज्ञान केवल व्याख्या ही करता है, जबकि कला उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों का प्रतिपादन करती है। स्पष्ट है कि कला में विज्ञान का उपयोग पक्ष निहित रहता है। इस प्रकार कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ वास्तविक विज्ञान हमें वस्तुतः स्थिति का बोध कराता है तथा आदर्श विज्ञान हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करता है, वहाँ कला हमें उन आदर्शों को प्राप्त करने का हेतु व्यवहारिक नियम प्रदान करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अर्थशास्त्र कला है, क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक तरीकों को बताया जाता है। व्यवहार में अर्थशास्त्र को आर्थिक समस्याओं के हल करने का उपाय बताने चाहिए। इस स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र केवल प्रकाशदायक ही नहीं बल्कि लाभदायक, फलदायक भी है। वैसे यह विवाद कि आर्थिक विज्ञान है या कला या महत्वहीन है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक विज्ञान के कलात्मक एवं व्यवहारिक दोनों पक्ष होते हैं। यहाँ प्रत्येक कला का भी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलू होता है। प्रसिद्ध विद्वान कोशा ने इसके दोनों पहलुओं को एक ही दूसरे का पूरक माना है। उनके शब्दों में विज्ञान को कला और कला को विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक तथ्यों एवं घटनाओं का उसके वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। यह आदर्श विज्ञान के रूप में पता लगता है कि आर्थिक मामलों कैसे होने चाहिए और कला के रूप में उनका उपायों पर खोज करना है। इनके द्वारा आवश्यक लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। अगला है अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की परिभाषा ही अर्थशास्त्र की सीमाएं को निर्धारण करती है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मनुष्यों की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। अर्थशास्त्र के नियम अटल नहीं होते। रॉबिस के अनुसार अर्थशास्त्र के मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान न होकर एक मानवीय विज्ञान है। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है। तो दोस्तों, आपने अर्थशास्त्र के बारे में पूरा पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।